सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 78, पीईटी गणित की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी को हल करने के लिए दिया जाता है। ए, बी, सी द्वारा किसी भी समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तीनों विद्यार्थियों के प्रयास करने पर समस्या के हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन, ए प्रॉब्लम ऑफ पीईटी मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी फॉर सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इज 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाई द स्टूडेंट्स। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रॉब्लम ए के द्वारा भी सॉल्व हो सकती है, बी के द्वारा भी सॉल्व हो सकती है, सी के द्वारा भी सॉल्व हो सकती है। किसी एक के द्वारा हल करना या ना करना दूसरे के द्वारा हल करने या ना करने पर निर्भर नहीं है। तो तीनों के द्वारा किसी भी समस्या को हल करना क्या है, इंडिपेंडेंट है। कब समस्या हो जाएगी, कब समस्या हल हो जाएगी? कोई एक सॉल्व कर लेगा तब हल हो जाएगी, कोई 2 सॉल्व कर लेंगे तब भी हल हो जाएगी, और तीनों के तीनों सॉल्व कर लेंगे तब भी हल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, समस्या हल होने की प्रायिकता निकालनी है। समस्या हल होने की प्रायिकता का मतलब है इस समस्या का कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होना। कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा हल हो जाएगी तो हो जाएगी। कोई एक कर ले तब भी हल होगी, कोई 2 कर लेंगे तब भी हल होगी, कोई 3 कर लेंगे तब भी हल होगी। तो इसी तरह से अपन इसको करते हैं। प्रोबेबिलिटी, समस्या हल होने की, समस्या हल होने की, ये बराबर होगा समस्या का कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की, एक विद्यार्थी द्वारा हल होना या हल होने की प्रायिकता। और कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होना, इसका मतलब है 1 माइनस किसी विद्यार्थी द्वारा हल ना होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता समस्या का हल ना होना या समस्या का किसी विद्यार्थी द्वारा हल ना होना। अब इसमें कम से कम एक के द्वारा हल होना बराबर 1 माइनस समस्या का किसी विद्यार्थी द्वारा हल ना होना, यानी किसी के द्वारा हल ना होना 1 माइनस ए के द्वारा हल ना होना, बी के द्वारा हल ना होना, सी के द्वारा हल ना होना, ये लिख दिया आपने। और चूंकि तीनों के द्वारा समस्या का हल होना इंडिपेंडेंट है, एक कर लेगा तो दूसरा विद्यार्थी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। पहले विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/2, तो ए के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1 माइनस 1/2। फिर बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता कितना है, 1/3, तो इसके द्वारा ना होना 1 माइनस 1/3। सी के द्वारा समस्या के हल होने की प्रायिकता 1/4, तो इसके द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/4। तो ये कितना आ गया, इसको इधर रख लेते हैं। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 हो गई। तो ये किस समस्या का हल होने की प्रायिकता हो गई। एक बार दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन ये है, पीईटी गणित की एक समस्या को 3 विद्यार्थी एबीसी को दिया जाता है और उनके द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या है, क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तब क्वेश्चन पूछा है कि अगर तीनों को समस्या दे दी जाए तो समस्या के हल होने की, समस्या हल होने की प्रायिकता, समस्या कब होगा, कब हल होगी, जब कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा हल हो जाए। कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा हल हो जाए, इसका मतलब जो अपन रूल जानते हैं कि कम से कम एक घटना का होना 1 माइनस किसी भी घटना का ना होना, तो वो आपने बराबर लिख दिया 1 माइनस समस्या का किसी भी विद्यार्थी से हल ना होने की प्रायिकता, यानी कि 1 माइनस ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, तीनों के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता। वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए
इसको लिख दिया 1 माइनस पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार, तीनों की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर लिया, ये 3/4 आ गया आपके पास। देखें इसको ज़रा और एक्सप्लेन करते हैं अपन। पहले आप पढ़ चुके हैं, ये ए के द्वारा हल होने के केसेस, ये बी के द्वारा हल होने के केसेस, ये सी के द्वारा हल होने का केस है, ये पूरा सैंपल स्पेस। अगर ये समस्या सिर्फ ए के द्वारा हल होती, केवल ए के द्वारा, बी और सी के द्वारा हल नहीं होती, तो ये वाला पोर्शन आता। केवल ए के द्वारा हल होने के केस है ये रहे, और केवल बी के द्वारा हल हो रही होती तो ये बी, ये केवल बी के द्वारा, और केवल सी के द्वारा हल हो रही होती तो ये वाला पोर्शन आता। अगर आपसे ये पूछ लेता कि केवल एक विद्यार्थी के द्वारा हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो ये वाला पोर्शन आता। और अगर ये कहता है कि ए और बी दोनों के द्वारा हल हो जाए, ए और बी दोनों के द्वारा हल हो जाए, तो फिर यहाँ आता आपका ये वाला पोर्शन और आता, ए और बी दोनों के द्वारा। अगर आपसे कहते हैं कि बी और सी दोनों के द्वारा हल हो जाए, तो बी और सी के द्वारा हल होने में ये वाले केस आते। और अगर कहता है कि सी और ए के द्वारा हल हो जाए, तो सी और ए के द्वारा हल होने में ये केस आते, ये वाले। अब वो 6 अंकित भाग में से कहीं भी आ जाए तो वो सॉल्व हो जाएगा। केवल ए सॉल्व कर लेगा तब भी हल हो जाएगी, केवल बी सॉल्व कर लेगा तब भी हल हो जाएगी, केवल सी हल सॉल्व कर लेगा तब भी सॉल्व हो जाएगी। कोई 2 मिलके सॉल्व कर लेंगे तब भी हो जाती, कोई 3 मिलके सॉल्व, तीनों करते तब भी हो जाती। और ये वाला केस कौन सा था? ये आउटसाइड ये वाला केस था, किसी के द्वारा हल ना होने की। तीनों सर्किल के बाहर, ए सर्किल के अंदर वो वाले केस हैं जब समस्या ए के द्वारा हल हो रही है, बी के अंदर वो वाले केस हैं जब समस्या बी के द्वारा हल हो रही है, और सी के अंदर वो वाले केस हैं जब समस्या सी के द्वारा हल हो रही है। और ए और बी के कॉमन में वो वाले केस हैं, जो ये पर्पल वाली लाइन है वो केस हैं जब ए और बी दोनों सॉल्व कर रहे हैं। बी और सी के कॉमन एरिया में वो वाले केस हैं जब बी और सी दोनों हल कर रहे हैं, और सी और ए के कॉमन में वो हैं जब सी और ए दोनों हल कर रहे हैं। और जो बीच में जिसमें तीनों तरह की स्टेप दे रखी हैं वो है तीनों हल कर रहे हैं। तो कोई एक हल कर लेगा तब भी सॉल्व हो जाएगी, कोई 2 हल कर लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगी, और तीनों कर लेंगे तब भी हो जाएगी। लेकिन या तो इन सारे केस को काउंट करते और सारे केस मिलके, और फिर ये क्रॉस वाला पोर्शन किसी के द्वारा हल ना हो, तो वो पूरा सैंपल स्पेस बन गया। तो बजाय ये 7 केस सॉल्व करने के आपने क्या किया? 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता निकाली और उससे आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 है। उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों की अगले 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता है, वो ज्ञात करना है। दोबारा पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन विल लाइव इन next 25 years is 4/5 and his wife will live in same 25 years is 3/4. The probability that both of them will live in next 25 years is, यानी कि एक व्यक्ति दे रखा है, सपोज व्यक्ति को अपन एच लिख लेते हैं कि पति के जीवित रहने की अगले 25 वर्षों में पति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5, और उन्हीं 25 वर्षों में पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगले 25 वर्षों में दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता, इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, पति जीवित रहता है या नहीं रहता है उसके पत्नी के जीवित रहने या ना रहने पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट केस हैं। तो आपको क्या प्रायिकता निकालनी है? अगले 25 वर्षों में पति व पत्नी दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता। इसको सिंबल में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इंडिपेंडेंट केस हैं तो पहले पति के जीवित रहने की प्रायिकता इनटू पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता। पति के जीवित रहने की प्रायिकता दे रखी है आपको 4/5, और पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता दे रखी है 3/4। तो कितना हो गया? ये 3/5 हो गया। कौन सा आंसर आ गया? सेकंड आंसर आ गया 3/5। दोबारा से देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5
और उन्हीं 25 वर्षों में उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है, तो दोनों के अगले 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंडिपेंडेंट केस है, किसी एक का जीवित रहना या ना रहना दूसरे के जीवित रहने या ना रहने पर निर्भर नहीं है, इसलिए दोनों के 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता उनके अलग अलग जीवित रहने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर हो गई। और कितना आ गया, 4/5 इंटू 3/4, 4 कैंसिल, 3/5 आ गया। अब और देखते हैं इसी पर क्वेश्चन 80। अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 और उन्हीं 25 वर्षों में उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों में से किसी के भी अगले 25 वर्षों में जीवित ना रहने की प्रायिकता है। क्या पूछा है, अगले 25 वर्षों में ना तो पत्नी जीवित रहे और ना पति जीवित रहे। जब इनका जीवित रहना इंडिपेंडेंट है तो जीवित ना रहना भी इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो गया, ये PH बार इंटू PW बार। पति के जीवित रहने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, तो ना रहने की कितनी हो गई, 1 - 4/5। पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता कितना है, 3/4, तो ना रहने की कितनी हो गई, 1 - 3/4। ये हो गया आपके पास 1/5 इंटू 1/4 यानी कि 1/20। यानी कि अगले 25 वर्षों में किसी के भी जीवित ना रहने की प्रायिकता 1/20 हो गई। दोबारा पढ़ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में एक ही मतलब कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसी में अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं एक ही भाषा पर। अगले 25 वर्षों में किसी व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 और उन्हीं 25 वर्षों में उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। तो अगले 25 वर्षों में किसी के भी जीवित ना रहने की, यानी पति के भी जीवित ना रहने की, पत्नी के भी जीवित ना रहने की, तो दोनों इंडिपेंडेंट केस हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। पति के जीवित रहने की 4/5 थी तो ना रहने की 1/5 हो गई। पत्नी के जीवित रहने की 3/4 थी तो ना रहने की 1/4। दोनों का गुणा कर दिया, 1/20 आ गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 और उन्हीं 25 वर्षों में पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। अगले 25 वर्षों में दोनों में से ठीक एक के जीवित रहने की प्रायिकता। क्या पूछा है, अगले 25 वर्षों में ठीक एक के जीवित रहने की प्रायिकता, ठीक एक के जीवित रहने की। अब एक के जीवित रहने की, कौन सा जीवित रहे, पति जीवित रहेगा तो पत्नी जीवित नहीं रहेगी, यानी कि अपन इसको केस बनाए, हस्बैंड जीवित रहता है तो पत्नी नहीं रहेगी, या पत्नी जीवित रहती है तो हस्बैंड नहीं रहेगा। देखें इसमें ठीक एक के जीवित रहने की, ठीक एक यानी कि अगर पति जीवित रहता है तो पत्नी जीवित नहीं रहेगी, और अगर पत्नी जीवित रहती है तो पति नहीं रहेगा। ये लिख दिया आपने, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ HW बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार W। अब पति का जीवित रहना या ना रहना पत्नी के जीवित रहने या ना रहने पे डिपेंड नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट केस हो गए, तो इनको फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W। ये तो फॉर्मेशन हो गई एक कॉन्सेप्ट का। अब इसमें वैल्यू रख देंगे सारी। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। अगले 25 वर्षों में किसी व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5 और उन्हीं 25 वर्षों में उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। अब क्या प्रायिकता है कि अगले 25 वर्षों में दोनों में से ठीक एक जीवित रहे। ठीक एक जीवित रहे यानी कि अगर पति जीवित रहता है तो पत्नी नहीं रहेगी, और अगर पत्नी जीवित रहता है तो पति जीवित नहीं रहेगा। तो आपने यही लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू W बार प्लस या H बार W। अब दोनों में से या तो ये केस होगा या ये केस होगा, परस्पर अपवर्ती केस हैं, तो इसलिए अपन ने दोनों को या हटा के यहाँ प्लस लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ HW बार, HW बार किसको व्यक्त कर रहा है, पति के जीवित रहने की और पत्नी के जीवित ना रहने की केस को, और इधर H बार W यानी कि पति का जीवित ना रहना और पत्नी का जीवित रहना। अब ये एक का जीवित रहना या दूसरे का रहना या ना रहना वो इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B अगर स्वतंत्र घटनाएं हों तो PAB बराबर होता है PA इंटू PB।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डब्ल्यू बार किसके हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार डब्ल्यू, ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। अब एच पति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5, पत्नी के जीवित रहने की 3/4, तो जीवित ना रहने की 1 - 3/4 प्लस पति के जीवित ना रहने की 1 - 4/5, पत्नी के जीवित रहने की 3/4, ये 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4, तो नीचे तो 20 एलसीएम आ गया, 4 + 3 7, तो 7/20 आ गया, नीचे 20 एलसीएम आया तो 7/20 कौन सा आंसर आ गया, ये आपका थर्ड आंसर आ गया। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसी तरह से अपन ने फॉर्म किया ये, और ठीक एक व्यक्ति के जीवित रहने की, यानी कि अगर पति जीवित रहेगा तो पत्नी नहीं रहेगी, पत्नी जीवित रहेगी तो पति नहीं रहेगा, उसको फॉर्म किया पहले फॉर्मूले को, और फिर उसमें सभी की वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। एक और देखते हैं, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 4/5, उन्हीं 25 वर्षों में पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता 3/4 है। दोनों में से कम एक के अगले 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता है। दोबारा से, प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन विल लाइव इन नेक्स्ट 25 ईयर्स इज 4/5 and his wife will live in same 25 years is 3/4. The probability that at least one of them will live in next 25 years is, अब कह रहा है दोनों में से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता अगले 25 वर्षों में कम से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता, कम से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता, तो कम से कम एक के जीवित रहने की आप जानते हैं, कम से कम एक घटना का होना 1 - किसी घटना का ना होना, तो 1 - प्रायिकता किसकी, किसी के भी जीवित ना रहने की, दोनों में से कोई भी जीवित ना रहे, किसी के भी जीवित ना रहने की, कोई भी जीवित ना रहने की ये पहले निकाल चुके हैं आप, लेकिन दोबारा लिख देते हैं अभी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार डब्ल्यू बार, कोई भी जीवित ना रहे, यानी पति भी जीवित ना रहे, पत्नी भी जीवित ना रहे, दोनों का जीवित रहना इंडिपेंडेंट है तो ना रहना भी इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बार आ गया। ये आपको पहले से पता है, पति के जीवित रहने की 4/5 तो ना रहने की 1/5, पत्नी के जीवित रहने की 3/4 तो ना रहने की 1/4, यानी हो गया 1 - 1/20, तो ये आ गया आपके पास 19/20, ये फर्स्ट आंसर आ गया। तो उस तरह सेम भाषा पर आपने देखें ये कई क्वेश्चन किए, कोई व्यक्ति है, बस आपने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कोई व्यक्ति अगले 25 वर्षों में जीवित रहता है उसकी प्रायिकता दे रखी है, और उसकी पत्नी उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहता है उसकी प्रायिकता दे रखी है। अब किसी एक के जीवित रहने की, दोनों के जीवित रहने की, दोनों के जीवित ना रहने की, कम से कम एक के जीवित रहने की, इस तरह कितने भी क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर पहले सिक्के पर चित्त और दूसरे पर पट आने की प्रायिकता, दूसरे व तीसरे पर पट आने की प्रायिकता गुणन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक है। अगेन, 3 coins are tossed simultaneously with the help of multiplication theorem of probability. Find the probability of getting head on first coin and tail on second and third coin. 3 सिक्के उछाले गए, तो 3 सिक्कों को उछालने का सैंपल स्पेस अपन को पता है, लेकिन यहाँ कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कीजिए। प्रायिकता 3 सिक्कों को उछालने पर पहले पर हेड और दूसरे व तीसरे पर टेल आने की, तो देखें कैसे बना लेते हैं, यानी कि इसको लिख देते हैं प्रायिकता पहले हेड फिर टेल, ये पूछा है आपसे। सैंपल स्पेस से भी कर सकते थे आप, सैंपल स्पेस बना लेते,
फिर आप देखते हैं पहले हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल, कितने केस आ रहे हैं वो आपका याद होगा, एक ही केस आएगा और टोटल केस कितने थे 8, तो 1/8 हो जाएगी। लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करना है। अच्छा, पहले सिक्के पर हेड आना और दूसरे सिक्के पर टेल आना इंडिपेंडेंट है। पहले हेड आ गया तो दूसरे पर क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, और फिर तीसरे पर क्या आएगा, वो भी कुछ भी आ सकता है। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये हो गया। बिल्कुल फिक्स है, दे रखा है आपको, पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर टेल आए, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी 1/2, टेल आने की 1/2 और टेल आने की 1/2, तो 1/8 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करना था। क्या करना था कि 3 सिक्कों को उछालने पर पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल आने की प्रायिकता निकालनी थी। तो आपने क्या किया, पहले हेड आने की प्रायिकता लिख दी, फिर टेल आने की और फिर टेल आने की। किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/8 आ गई। और ऐसा क्यों किया, आप जानते हैं ABC कोई 3 घटनाएं हों और तीनों घटनाएं स्वतंत्र हों, तब तीनों के साथ साथ होने की प्रायिकता A के होने की प्रायिकता इंटू B के होने की प्रायिकता इंटू C के होने की प्रायिकता, तो इसलिए आपने कर लिया। नेक्स्ट, 3 सिक्कों को उछालने पर ठीक एक चित आने की प्रायिकता गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। अब 3 सिक्कों को उछालेंगे, एक हेड आने की प्रायिकता, ये आपने केस देखा हुआ है, पहले सैंपल स्पेस से किया हुआ है, लेकिन अब सैंपल स्पेस से नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो एक हेड कौन से सिक्के पर आएगा, एक हेड आपके पास पहले सिक्के पर आ सकता है, दूसरे पर टेल टेल आ जाए, या पहले सिक्के पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल आ जाए। 3 केस बनेंगे, तो तीनों केस आपको लिखने पड़े। और फिर एक किसके बराबर हो गया, अच्छा, तीनों परस्पर अपवर्जीय, पहले पर हेड आना, दूसरे पर हेड आना, तीसरे पर हेड आना। पहले पर हेड आता है, बाकी 2 पर टेल है, तो एस टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तीनों अलग अलग केस हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हैं, तो ये जुड़ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड। अब पहले सिक्के पर हेड आ रहा है, दूसरे पर टेल आ रहा है, तीसरे पर टेल आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या कर दिया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। फिर यहाँ किया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ये गुणन प्रमेय की सहायता से लगा दी क्योंकि इंडिपेंडेंट केस है। और यहाँ जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ 1/2, ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 1/8 1/8 3 बार जुड़ा, 3/8 आ गया। ये आपको पहले से भी पता था, पहले से आप जानते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता 3/8 हो गई। अच्छा, ये तो यहाँ पे 3 हेड की बात हो रही थी, अगर ये 10 हेड उछाल देता और फिर आपसे कहता कि 2 हेड आने की प्रायिकता या 1 हेड आने की प्रायिकता, तो अपन को 10 केस बनाने पड़ते। तो बजाय इसको बनाने के अब दोबारा से करते हैं इसी को। प्रायिकता 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की, 3 सिक्कों पर एक हेड आने की। तो अपन ये देखें 3 सिक्कों में से एक हेड, यानी कि 3 बार टॉस कर रहे हैं आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हेड कहाँ आएगा, हेड या तो पहले स्थान पर आएगा या दूसरे पर या तीसरे पर, यानी हेड के लिए एक स्थान आपको चुनना पड़ेगा। तो हेड के लिए एक स्थान चुनने के तरीके कितने, 3C1,
या तो हेड पहले स्थान पर आ जाएगा, या हेड दूसरे स्थान पर आएगा, या हेड तीसरे स्थान पर आएगा। ये तो अपन यहाँ बना के देख रहे हैं आप इसे, जैसे H यहाँ आ गया, या इस पे आ गया, या इस पे आ गया। H इस पे आ गया तो बाकी पे कितना आएगा, बाकी पे यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ टेल, ये टेल, ये टेल। लेकिन अगर ये तीन सिक्कों को तो अपन बना के देख रहे हैं, अगर ये कहते 10 सिक्कों को उछाले, 2 पर हेड आए तो इस तरह तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो बजाय इस तरह से बनाने के अपन ये देखें कि 3 स्थानों में से एक स्थान सेलेक्ट करें। वो कितने तरह से चुनेंगे, 3C1 तरीके से। अब जहाँ हेड है वहाँ तो हेड आने की प्रायिकता गुणा कर देंगे, और जहाँ हेड नहीं है वहाँ टेल आने की प्रायिकता गुणा कर देंगे। इंडिपेंडेंट केस है। तो अब यहाँ पर एक बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा कर दिया आपने, और 2 बार हेड ना आने यानी कि टेल आने की प्रायिकता को गुणा कर दिया। ये हो गया। गुणा कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की सहायता से। और 3C1 क्या है, कितने केस होंगे वो आपने चेक कर लिए, कैलकुलेट कर लिए पहले से। 3 स्थानों में से एक स्थान हेड के लिए, और 3 में से एक स्थान चुनने के तरीके 3C1 होते हैं, तो ये कर दिया। अब 3C1 3 के बराबर हो गया। हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की भी 1/2, तो 1/2 1/2 2 बार गुणा हुआ, तो कितना आ गया, 3/8 आ गया। तो 3 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता 3/8। अब अपन ने वो केस काउंट भी नहीं किए जो पहले कर रहे थे, अब डायरेक्ट कर लिया। और देखते हैं प्रॉब्लम आगे। 5 सिक्कों को उछालने पर पहले व 5वें सिक्के पर चित्त और शेष 3 सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता गुणन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं। 5 coins are tossed simultaneously. With the help of multiplication theorem of probability, find the probability of getting head on first and 5th coins and tail on other coins. अब ये क्या कह रहा है, 5 सिक्के हैं तो पहले सिक्के पर हेड आ गया और 5वें पर हेड आ गया और बाकी पर टेल आ गया। तो बिल्कुल आसान हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लगा देते हैं। पहले सिक्के पर हेड आना या हेड आ गया तो दूसरे सिक्के पर क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट केस है। तो डायरेक्ट लिख देंगे प्रायिकता 5 सिक्कों को उछालने पर पहले व 5वें पर हेड और शेष तीनों स्थानों पर टेल आने की प्रायिकता। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे ही आपने लिख दिया। तो इसका मतलब पहले स्थान पर हेड आ गया, दूसरी पर टेल, तीसरी पर टेल, चौथे पर टेल और 5वें पर हेड लिख दिया। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, इंडिपेंडेंट केस है। पहले सिक्के पर हेड आता है, दूसरे पर क्या आएगा, कोई रिलेशन नहीं है, तीसरे पर क्या आएगा, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, टेल आने की 1/2, फिर टेल आने की 1/2, फिर टेल आने की 1/2, फिर हेड आने की 1/2। तो 2 to the power 5 32 हो गया। तो कितना आ गया आंसर, 1/32। यानी कि ऐसा था, बिल्कुल फिक्स दे रखा है आपको कि किस स्थान पर क्या आएगा। कोई चॉइस नहीं है कि आप हेड और टेल आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो क्या था, दोबारा से पढ़ लें। 5 सिक्कों को उछालने पर पहले और 5वें सिक्के पर हेड और शेष 3 सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता। यानी कि 5 इवेंट है और हर इवेंट का आपको दे रखा है पहले कहाँ क्या आएगा। पहले पर हेड आएगा, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड। और जब पता है पहले से, आपको अरेंजमेंट की कोई चॉइस ही नहीं है, तो हर जगह आपको हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता जो पहले से पता है वो रख दी, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन 86। 5 सिक्कों को उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता गुणन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। 5 coins are tossed simultaneously. With the help of multiplication theorem of probability, find the probability of getting exact 2 head on 5 coins. तो देखिए प्रायिकता 2 head on 5 coins। 5 सिक्कों पर 2 हेड आने की, 5 सिक्कों को उछालने पर 2 हेड आने की। तो पहले 5 स्थानों में से 2 स्थान सेलेक्ट करें। ये अपने पास 5 प्लेसेज हैं। अब 5 प्लेसेज हैं, यहाँ 5 coins आ जाएंगे आपके। तो 2 हेड कहाँ आएंगे,
पहले दूसरे पर हो सकते हैं, पहले तीसरे पर हो सकते हैं, पहले चौथे पर हो सकते हैं, पहले पांचवें पर हो सकते हैं, दूसरे तीसरे पर हो सकते हैं। अब 5 में से 2 स्थान सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। तो 5 में से 2 स्थान किस तरह सेलेक्ट करेंगे? 5C2 में से। पहले क्वेश्चन में तो क्या था, फिक्स कर दिया कि पहले और 5वें पर हेड आएगा। यहाँ फिक्स नहीं है, पहले 5वें पर आ सकता है, पहले चौथे पर आ सकता है, पहले तीसरे पर आ सकता है, पहले दूसरे पर आ सकता है, दूसरे तीसरे पर आ सकता है, दूसरे चौथे पर आ सकता है। बहुत से केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? उतने बनेंगे जितने 5 स्थानों में से 2 स्थानों को चुनने के तरीके आते हैं। और 5 में से 2 स्थान चुनने के तरीके कितने? 5C2। अब इतने तरीके से बनेंगे। जैसे पहले 3 थे, 3 सिक्कों को छालने पर 1 हेड, तो 3 स्थानों में से 1 स्थान चुना आपने पहले। वो कितने तरीके से चुना? 3C1 तरीके से। फिर एक जगह हेड लगा दिया था, 2 जगह टेल लगा दिए। अब 5 में से 2 स्थान चुने, वो 5C2 तरीके से। उन 2 स्थानों पर हेड आ गया, हेड रख दिया आपने। तो हेड आने की प्रायिकता का गुणा हो गया। कितनी बार गुणा होगा ये? 2 बार। 2 बार हेड आ गए तो 3 बार क्या आएगा? 3 बार टेल आएगा। तो 3 बार टेल आने की प्रायिकता का गुणा कर दिया, ये हो गया। तो 5C2 इसको आप लिख सकते हैं 5 × 4 / 1 × 2। ये आ गया 1/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 होल क्यूब। ये आपकी फॉर्मेशन हुई। तो अब ऊपर देखें, नीचे क्या हो गया? 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 2 ऊपर है तो 2 to the power 4 रह गया। तो कितना आ गया? ये 5/16 आ गया। ये 5/16 इसका आंसर आ गया। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आप। 5 सिक्कों को उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड ऑन 5 कॉइन्स विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की सहायता से। तो क्या किया आपने? 5 सिक्कों पर 2 हेड आने की, पहले आपने 5 स्थानों में से 2 स्थान चुने, वो 5C2 तरीके से हुआ। फिर 2 स्थानों पर हेड लगा दिए आपने, और बाकी 3 स्थानों पर टेल। और चूंकि इंडिपेंडेंट केस है इसलिए मल्टीप्लाई होगा। 2 बार हेड आने की प्रायिकता गुणा और 3 बार टेल आने की प्रायिकता गुणा। कैलकुलेशन कर ली, 5/16 आ गया। फिर आगे देखते हैं। 6 सिक्कों को छालने पर ठीक 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 6 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 3 heads on the 6 coins. अब देखते हैं, फिर वही पहले वाला केस हो गया। प्रायिकता 6 सिक्कों को उछालने पर 3 हेड आने की। 6 सिक्कों पर 3 हेड आने की। तो वही पहले की तरह पहले 6 स्थानों में से 3 स्थान सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने तरह से होगा? 6C3। 6 स्थानों में से 3 स्थान चुने। अब 3 स्थानों पर हेड लगाएंगे और 3 स्थानों पर टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये 3 स्थानों पर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बचे 3 स्थानों पर। कौन से 3? कोई भी, जो भी 3 सेलेक्ट होंगे 6C3 तरीके से। अब यहाँ कैलकुलेट कर लिया, 6 × 5 × 4 और नीचे 1 × 2 × 3 इंटू 1/2 to the power 3। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है। ये हो गया। अब देखें 6 × 6 से तो कैंसिल हो गए। ये 2 to the power 6 है, 2 to the power 2 है, तो 2 to the power 4 रह जाएगा। तो ये भी कितना हो गया? ये 5/16 हो गया। बिल्कुल रूटीन तरीके से पहले अपने 3 सिक्कों से शुरू किया। 3 सिक्कों पर 1 हेड आने की प्रायिकता, तो पहले 3 में से 1 स्थान चुना और 1 हेड और 2 टेल आने की प्रायिकता गुणा कर दिया। अब कह रहा है 6 सिक्कों पर 3 हेड आने की प्रायिकता, तो 6 सिक्के फेंके जाएंगे, 6 स्थानों पर गिरेंगे। उन 6 स्थानों में से 3 हेड कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो 6 में से 3 स्थान सेलेक्ट किए पहले। 6 में से 3 स्थान कितने तरह से? 6C3 तरह से। फिर 3 स्थानों पर हेड आएगा और 3 स्थानों पर टेल, तो 3 बार हेड आने की प्रायिकता गुणा किया और बचे 3 स्थानों पर हेड ना आना यानी कि टेल का आना, उसकी प्रायिकता गुणा किया। हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, तो सभी जगह 1/2 लगा दी। कैलकुलेशन कर लिया, 5/16 आ गया।
10 सिक्कों को उछालने पर ठीक 6 चित आने की प्रायिकता। अब 10 सिक्के उछाल दिए, 6 चित आए, तो उसको भी लिख सकते हैं अपन प्रायिकता। 10 सिक्कों को उछालने पर 6 चित आने की प्रायिकता। 10 सिक्कों पर 6 हेड, अगेन 6 हेड ऑन 10 कॉइन्स टॉस्ड। तो पहले 6 में से, वो 10 में से 6 स्थान सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10C6। अब 6 बार हेड आ रहा है तो 6 बार हेड आने की प्रायिकता का गुणा होगा, और 4 बार हेड नहीं आ रहा तो 4 बार टेल आएगा। 4 बार टेल आने की प्रायिकता का गुणा करना पड़ेगा। अपन लिखते हैं 10C6। 10C6 10C4 के बराबर होता है, तो 10 × 9 × 8 × 7 1 × 2 × 3 × 4। ये 10C6 को 10C4 में कन्वर्ट किया और 10C4 की वैल्यू रख दी। फिर यहाँ आ गया 1/2 टू दी पावर 6, और ये आ गया 1/2 टू दी पावर 4। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 4 और 2 8 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 9 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ऊपर? ऊपर रहा आपका 10 को तो लिख दिया 2 × 5, और 9 को लिख दिया आपका 3, और 8 पहले से कैंसिल हो गया 7, और नीचे कितना हो गया 2 टू दी पावर 6 × 2 टू दी पावर 4। दोबारा से देखें, 4 × 2 8 कैंसिल हो गया, 9 3 से कैंसिल हो गया, 3 रह गया, और 5 को 2 × 5 लिख दिया, 7 एज इट इज। अब देखें नीचे कितना है, नीचे तो है 2 टू दी पावर 6 2 टू दी पावर 4, 2 से कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर 9, 512 हो गया, और ऊपर आपका 105, 105/512 आ गया। दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 10 सिक्कों को उछालने पर 6 हेड आने की प्रायिकता। तो पहले 10 स्थानों में से 6 स्थान चुने आपने, वो 10C6 तरीके से, और फिर 6 हेड आने की प्रायिकता गुणा किया, और बाकी 4 जगह टेल आने की प्रायिकता गुणा किया। छोटी सी कैलकुलेशन, 105/512, ये आंसर आ गया। 2 पासों को 4 बार फेंकने पर ठीक 2 बार उन पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगेन 2 डाइस आर टॉस्ड 4 times. Find the probability of getting same digit on them exactly 2 times. 2 बार सेम डिजिट आए 2 पासों पर समान अंक आने की स्थितियां। समान अंक आने की स्थितियां कितनी होंगी? केसेज ऑफ गेटिंग सेम डिजिट्स ऑन 2 डाइस, वो 6 होती हैं। कौन कौन सी 6 होंगी? दोनों पासों पर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। इस तरह से ये केस 6 केस हो गए, और टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने होते हैं? 36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी समान अंक आने की, दोनों पासों पर समान अंक आए, सेम डिजिट आए, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 6/36, यानी कि 1/6 हो गई। और समान अंक ना आने की कितनी हो जाएगी? फिर 5/6, और दोनों पासों पर असमान अंक, यानी कि समान अंक नहीं आए, असमान अंक आने की प्रायिकता वो हो जाएगी आपकी 1 - 1/6, 5/6। तो ये रहा। अब कह रहा है 2 पासों को 4 बार उछाला गया, 4 में से 2 बार समान अंक आए, तो पहले 4 में से 2 स्थान चुनने पड़ेंगे। कितने तरह से? 4C2। फिर 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता को गुणा, और 2 बार समान अंक ना आने की प्रायिकता गुणा। अब वही लिख देते हैं। प्रायिकता 4 में से 2 बार समान अंक आने की। 2 पासों को 4 बार उछाला गया, 4 बार उछालने पर 2 बार समान अंक आए, तो पहले 4 में से 2 स्थान सेलेक्ट किए आपने। कितने तरह से? 4C2 में से, और समान अंक आपने S लिख देते हैं, और ना आने को S बार लिख देते हैं।
तो 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता और 2 बार समान अंक न आने की प्रायिकता। बस ये फॉर्मेशन हो गया, इसमें लिख देते हैं। तो 4C2 हो गया 4 × 3 अपॉन 1 × 2। समान अंक आने की प्रायिकता आपने देखी 1/6 थी, तो 1/6 को 2 बार गुणा कर दिया। और समान अंक ना आने की प्रायिकता 5/6 है, तो 5/6 को भी 2 बार गुणा कर दिया आपने। ये हो गया। अब हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 4 × ये 12 6 हो गया और 6 एक से कैंसिल हो गया, तो 5² तो कितना हो गया 25, और यहाँ कितना हो गया 6 और ये 216 आ गया। 5² 25, 6² यहाँ से आया, एक 6 यहाँ से आया, तो 36 × 6 216। तो ये प्रायिकता हो गई आपकी 4, मतलब 2 पासों को 4 बार फेंकें, 4 बार फेंकने पर ठीक 2 बार समान अंक आए, उसकी प्रायिकता आपकी 25/216। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। 2 पासे थे, तो 2 पासों को फेंकने की स्थितियां कितनी है? 2 पासों को फेंकने की कुल स्थितियां, फेंकने की कुल स्थितियां 36 हो गई। और समान अंक आने की स्थितियां 2 पासों पर समान अंक, समान संख्या, उसको एस लिख देते हैं। आने की स्थितियां ये कितनी काउंट की है आपने? 6। ये पहले से भी पता है और दोबारा काउंट कर लिया आपने। कौन कौन सी? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसलिए समान अंक आने की प्रायिकता 6/36 यानी 1/6, और समान अंक ना आने की प्रायिकता 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ये तो घटना की बात थी। अब वो कह रहा है 4 बार उछाले गए, 2 पासों को 4 बार उछाला गया, तो ठीक 2 बार समान अंक आने की स्थितियाँ, वो समान अंक आने की प्रायिकता। तो वो अपन ने जो अपना रूल था वो लगा दिया। पहले 6 में से 2 स्थान चुनेंगे। वो कितनी तरह से हुआ? 4 में से 2 बार समान अंक, समान संख्या आने की प्रायिकता। तो उसमें आपने क्या किया? पहले 6 में से 2 स्थान चुने, 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता का गुणा किया, और 2 बार समान अंक ना आने की प्रायिकता का गुणा किया, और यहाँ कैलकुलेशन कर लिया। समान अंक 6C2 इसको कैलकुलेट किया, फिर नहीं 6C2 नहीं है 4C2 है, और फिर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/6। 1/6 × 1/6 2 बार रखा, और समान अंक ना आने की कितनी थी? 5/6। सबको रख दिया, और वो कैलकुलेशन करके कितना आ गया? 25/216 आ गया। एक रिजल्ट दे दिया है। ये जो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं पर निर्भर, उसी पर आधारित है। यदि किसी घटना एक परीक्षण में घटने की प्रायिकता p है और इस घटना के ना होने की प्रायिकता q है, तब n स्वतंत्र परीक्षणों में से इस घटना के एक दिए क्रम में, इस घटना के दिए क्रम में ठीक r बार होने की और n - r बार ना होने की प्रायिकता इतनी होगी। क्या मतलब है? जैसे पहले आपने 3 सिक्के उछाल रहे थे, 3 सिक्के उछाल रहे थे, और 3 सिक्कों क्या दिया था कि पहले पर तो हेड आए और दूसरे तीसरे पर टेल आए। तो 3 सिक्कों को उछालने पर उनके एक विशेष क्रम में घटित होने की प्रायिकता। तो क्या कर रहे थे? अलग अलग उनकी प्रायिकताओं को गुणा कर रहे थे। फिर कहा था 5 सिक्के उछाले थे कि पहले और 5वें पर हेड आए और दूसरे तीसरे चौथे पर हेड नहीं आए, यानी कि टेल आए, यानी क्रम दे रखा था पहले से। ऐसा ही इसमें दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी घटना की एक परीक्षण में घटने की प्रायिकता p और ना घटने की प्रायिकता q हो, तब n स्वतंत्र परीक्षणों में से इस घटना के एक दिए क्रम में ठीक r बार घटित होने और n - r बार ना घटित होने की प्रायिकता है।
जैसे आपको दे दिया कि पहले तो आर बार घटना हो गई तो P इंटू पी इंटू पी इंटू पी ये आर बार आ जाएगा, और फिर बाकी n माइनस आर बार नहीं हुई तो फिर Q Q Q Q ये n माइनस आर बार हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस आर। जैसे वो थी 5 सिक्कों को उछालने पर पहले और 5वें स्थान पर हेड आने की प्रायिकता और शेष स्थानों पर टेल। तो अपन ने क्या किया, पहली बार हेड आने की प्रायिकता गुणा किया, फिर दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर टेल आने की प्रायिकता गुणा किया और अंतिम स्थान पर हेड आने की। तो 1/2 1/2 ऐसे किया था, गुणा हो गया। अब ये कह रहा है कि n स्वतंत्र परीक्षणों में से r बार तो घटना घटे तो r बार घटना घटने की प्रायिकता गुणा हो जाएगा, और फिक्स है कौन सी बार होनी है कौन सी बार नहीं है। जैसे आपने ले लिया, जैसे सपोज होने को तो अपन s लिखें और ना होने को फेल f लिख दें, तो s s s ये कितनी बार आ गया, ये r बार आ गया, और फिर फेल 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 ये कितनी बार आ गया, ये n माइनस आर बार आ गया। अब इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये चॉइस नहीं है, विशेष क्रम दे रखा है आपको, इन स्पेशल ऑर्डर दे रखा है आपको कि इसी में आपको करना है। तो आर बार तो होने की प्रायिकता गुणा होगा, होने की प्रायिकता कितनी है, पी 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 पी, तो P टू दी पावर R हो जाएगी, और ना होने की प्रायिकता कितनी है, Q Q Q Q Q वो n माइनस आर बार हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर n माइनस आर। और मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पर, अभी जैसा भी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, दो पासों को उछाला, दो पासों को उछालने पर समान अंक, दो पासों को उछालने पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता कितनी थी, वो स्मॉल p है, वो 1/6 हो गई, और समान अंक ना होने की प्रायिकता q है, वो 5/6 हो गई। अब आपसे कह दिया कि सिक्के वो कितनी बार, 4 बार उछाल रहे थे, अपन 5 बार कह देते हैं कि 5 बार उछालने पर पहली बार समान अंक आए, दूसरी बार नहीं आए, तीसरी बार समान अंक आए, चौथी बार नहीं आए, 5वीं बार नहीं आए। यानी कि जहाँ एस एस लिख दिया है वहाँ तो समान अंक आ रहा है, और जहाँ एफ 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 लिख दिया है वहाँ समान अंक नहीं आ रहा। दोबारा से घटना कौन सी है, दो सिक्कों को उछालने पर समान अंक आना घटना है। तो घटना होने को तो अपन एस लिख रहे हैं, ना होने को एफ लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले और तीसरे स्थान पर तो समान अंक आए, पहली बार उछाला दोनों पासों पर समान अंक आ जाए, दूसरी बार उछाला नहीं आए, तीसरी बार उछाला समान अंक आ जाए, चौथी बार उछाला फिर समान अंक नहीं आए, 5वीं बार उछाला फिर समान अंक नहीं आए। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसकी प्रायिकता कैसे करेंगे अपन, पहली बार समान अंक आने की प्रायिकता का गुणा, दूसरी बार समान अंक ना आने की प्रायिकता का गुणा, तीसरी बार समान अंक आने की प्रायिकता गुणा, चौथी बार समान अंक ना आने की प्रायिकता गुणा, और 5वीं बार भी समान अंक ना आने की प्रायिकता गुणा। गुणा क्यों कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट केस है। पहली बार आपने पासों को उछाला 6 आ गया, मतलब समान अंक आ गया। अब दूसरी बार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इंडिपेंडेंट केस है। तो फाइनली कितना हो गया, ये आपका पी एस ये तो 2 बार गुणा हो गया, और पी एफ ये 3 बार गुणा हो गया। यानी कि 2 बार 1/6 1/6, 3 बार 5/6 5/6। तो ये आ गया। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा है। ऊपर क्या लिखा है, यदि किसी घटना ए की एक परीक्षण में होने की प्रायिकता P है और ना होने की प्रायिकता Q है, n स्वतंत्र परीक्षण किए गए, R बार घटना के होने की और n माइनस R बार घटना के ना होने की, किसी भी क्रम पे क्रम फिक्स है दे रखा है आपको। तो R बार तो होने की प्रायिकता का गुणा यानी कि P का गुणा करेंगे, P इंटू पी इंटू पी कितनी बार, R बार, और Q बार वो नहीं घट रही है, n माइनस R बार उसके ना होने की प्रायिकता गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R आ जाएगी। अच्छा, इसी को अपन चेंज कर दें क्वेश्चन को दोबारा से। अब ये कहता है कि आपको 2 पासों को 5 बार उछाला गया है, 2 पासों को 5 बार उछाला गया है, ठीक 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता। दोबारा से मैं लिखता हूं यहां क्वेश्चन, 2 पासों को
5 बार उछालने पर 2 बार समान अंक और 3 बार असमान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। असमान अंक आने की प्रायिकता, तो जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से हो गया। तो क्या करेंगे, अब 5 बार उछाला, 5 में से 2 बार समान अंक आ रहा है। कौन से 2 बार? हो सकता है पहली दूसरी बार, हो सकता है पहली तीसरी बार, हो सकता है पहली चौथी बार, हो सकता है पहली पांचवी बार, दूसरी तीसरी बार। तो 5 में से 2 स्थान चुनने पड़ेंगे। 5C2 2 बार समान अंक आने की प्रायिकता का गुणा करना पड़ेगा और 3 बार समान अंक ना आने की प्रायिकता का गुणा होगा। ये हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन कर रहे थे अभी, जब फिक्स दे रखा है कि पहली बार और तीसरी बार समान अंक आ रहा है तो एक एक बार गुणा किया, बाकी बार असमान आ रहा था तो वो एक एक बार गुणा किया। लेकिन अब कह रहा है कि 5 में से 2 बार समान अंक आ जाए तो ये करेंगे। तो 5C2 और 1/6 पावर 2 और 5/6 पावर 3। तो ये 5 में से 2 बार चुनने वाली की जो स्थितियां हैं, क्योंकि इतने केस हो गए वो लगाए। जैसे 3 सिक्कों पर एक हेड उछाल रहे थे, 3 सिक्कों पर एक हेड या तो पहले स्थान पर हेड या दूसरे पर या तीसरे पर। तो इसी तरह से इस रिजल्ट की, जैसे अपन ने ये रिजल्ट किया, उसी तरह से एक और रिजल्ट आ रहा है। यदि किसी घटना ए की एक परीक्षण में घटने की प्रायिकता P है, घटने की प्रायिकता P है और इस घटना के ना होने की प्रायिकता Q है, तब n स्वतंत्र परीक्षणों में से इस घटना के ठीक r बार होने और n- बार ना होने की प्रायिकता होगी। पहले क्वेश्चन में क्या था, विशेष क्रम में हो रहे थे, अब क्रम हटा दिया। अब जो भी तरीका है सब में हो सकता है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इन वन ट्रायल इज स्मॉल p एंड दैट ऑफ नॉट हैपनिंग इज स्मॉल q, then probability of happening of the event exactly r times and not happening n minus r times in n independent trial is this। जब स्पेशल केस दे रखे थे तो p p p गुणा हो रहा था, कितनी बार गुणा हो रहा था, r बार, और q q q ये गुणा हो रहा था कितनी बार, n माइनस r बार। ये तो जब स्पेशल क्रम दे रखा था वो हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि n में से r स्थानों पर सफल होने की, n बार में से r बार घटना के घटने की। तो कौन से r बार, तो n में से r स्थान चुनने पड़ेंगे। तो वो कितना होगा, NCR से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर n माइनस R, ये आएगा। तो यही आपको लिखा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि किसी घटना A की एक परीक्षण में होने की प्रायिकता स्मॉल p और ना होने की प्रायिकता स्मॉल q है, तब n स्वतंत्र परीक्षणों में से ठीक r बार घटना के होने की और n माइनस r बार घटना के ना होने की प्रायिकता क्या आएगी। पहले n में से r स्थान चुनने पड़ेंगे, NCR। फिर p बार घटना हो रही है तो r बार घटना घटित हो रही है तो r बार घटना की होने की प्रायिकता का गुणा करना पड़ेगा, P टू दी पावर R। और n माइनस r बार घटना नहीं हो रही तो n माइनस r बार उसके ना होने की प्रायिकता का गुणा करना पड़ेगा, Q टू दी पावर n माइनस r। ये हो गया। तो इस प्रकार आपने आज प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस किए। सामान्य घटनाओं में भी अपन ने प्रायिकता का गुणन प्रमेय लगाया और स्वतंत्र घटनाओं पर भी प्रायिकता के गुणन प्रमेय पर आधारित जो क्वेश्चंस थे वो किए। कम से कम एक घटना की प्रायिकता निकालने वाले क्वेश्चंस भी आपने किए। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी कॉन्सेप्ट बचे। अगली क्लासों में अपन और लेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर सभी को नमस्कार।